नेक्स्ट आ जाते हैं टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्टफ दैट वी हैव लर्नड सो फार। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हाउस ऑफिसर हो। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई आम सा इंसान आपसे ये नहीं पूछेगा कि कैरियर्स की मुझे डेफिनेशन बताओ, केसेस की डेफिनेशन बताओ, मुझे इन्फेक्शंस की डेफिनेशन बताओ। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जब आप ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो तो आपने फॉर एग्जांपल अगर इन्फेक्शियस डिजीज का एपिडेमिक आ जाता है, सो हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल इट। उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स आप करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला स्टेप क्या होगा टूवर्ड्स द कंट्रोल ऑफ एन इन्फेक्शन, पहला होगा डायग्नोसिस। आपने सबसे पहले प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना है। किस चीज का? डिजीज का। पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन हो कि आप डिजीज को क्लासिफाई कर सको, टाइफाइड को अलग जगह पे, कॉलरा को अलग जगह पे, ताकि प्रॉपर नंबर्स के बारे में हमें पता चल सके। और अगर वो नंबर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आप हायर अथॉरिटीज को सेकेंड स्टेप क्या है, नोटिफाई करना। क्योंकि देखो एक बंदा सिंगल हैंडेडली कुछ नहीं कर पाता। वी नीड अ टीम वर्क ताकि सिचुएशन को कंट्रोल की जा सके। एंड उसके लिए जरूरी है दैट यू नोटिफाई द हायर अथॉरिटीज सो दैट दे कैन टेक द प्रॉपर नेसेसरी स्टेप्स फॉर द कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। सो ये हो गया नोटिफिकेशन। पहला क्या था? डायग्नोसिस। सेकंड क्या? नोटिफिकेशन। अब थर्ड स्टेप क्या होगा? आइसोलेट करना केसेस को जो आपके पास आ चुके, या क्वारंटीन करना। अब इन दोनों में स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं, क्यों वो भी बताता हूं। लेकिन सबसे पहले एक चीज समझ लो, वो क्या है? वो है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड को कैसे डिफाइन किया जाता है? Incubation period is defined as the time period between the entrance of a infectious agent, मतलब कोई infectious disease causing agent इंडिविजुअल के अंदर एंटर हो रहा है, up till the time they show signs symptoms। दे का मतलब इंडिविजुअल shows the signs symptoms of a disease, this is called as incubation period। सो थर्ड स्टेप क्या था? आइसोलेट करना। किनको? केसेस को जिनको आपने डायग्नोस किया था, या फिर क्वारंटीन करना। अच्छा देखो, आइसोलेशन किन लोगों को करेंगे? जो कंफर्म्ड केसेस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसे जैसे फॉर एग्जांपल टाइफाइड हो चुका है, टाइफाइड के एपिडेमिक किसी एरिया में फैला, वो टाइफाइड का शिकार हो गया, सबको पता है उसे टाइफाइड हो गया, उसकी बीवी को भी पता है, उसके बच्चों को भी पता है। तो अगर उसे आइसोलेट किया जाए, या फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस हो गया, अगर उसे आइसोलेट किया जाए तो दिस इज कॉल्ड एज आइसोलेशन। आइसोलेट किस तरह किया जाएगा? इन अ सेपरेट रूम। क्वारंटीन में कंफर्म्ड केसेस नहीं होंगे, जस्ट सस्पेक्टेड केसेस होंगे, और इनको आइसोलेट किया जाएगा फ्रॉम देयर क्लोज वंस अप टिल द टाइम मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड हैज पास्ड। जैसे देखो फॉर एग्जांपल एक बंदे का कांटेक्ट हुआ है, मतलब कांटेक्ट हुआ है, सिर्फ इन्फेक्शियस एजेंट अभी तक उसकी बॉडी में गया है या नहीं गया, वी डू नॉट नो। सिर्फ कांटेक्ट हुआ है विद अ केस ऑफ कोरोना वायरस, सिंपल सी एग्जांपल है। डे जीरो पे कांटेक्ट हो गया, डे जीरो पे कांटेक्ट हो गया, हमने उसे क्वारंटीन कर दिया। अब क्वारंटीन कर दिया, 14 डेज तक हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। अगर साइन सिम्टम शो करता है, इसका मतलब पॉजिटिव केस है, हम उसे आइसोलेशन में डाल देंगे। लेकिन अगर साइन सिम्टम्स 14 डेज तक शो नहीं करता, तब इसका मतलब ये डिजीज एजेंट इसके अंदर गया ही नहीं, सिर्फ कांटेक्ट हुआ था, डिजीज एजेंट की एंट्री हो ही नहीं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड क्वारंटीन। फिर फोर्थ स्टेप क्या होगा? फोर्थ स्टेप होगा कि जिन लोगों को हम आइसोलेट कर रहे हैं या क्वारंटीन कर रहे हैं, उनके आसपास के माहौल को डिसइंफेक्ट किया जाए, ताकि प्रॉपर जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो सके। डिसइंफेक्शन मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट्स की डिस्ट्रक्शन, और स्टेरिलाइजेशन हर ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रक्शन, चाहे वो स्पोर फॉर्मिंग है, चाहे वो डिजीज कॉजिंग है या नहीं है, उसकी डिस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन। सो ये हो गया छोटा सा फर्क इन दोनों के दरमियान। अब आप कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में डिसइंफेक्ट करोगे? अब तीन तरह के डिसइंफेक्शन होते हैं। कौन कौन से? प्रोफाइलेक्टिक, जो कि प्रोफाइलेक्टिकली गिवन टू अ कम्युनिटी, या फिर कॉन्करेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वार्ड में हो, बेड साइड पे जो डिसइंफेक्शन की जाएगा पेशेंट के स्टफ को, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट। एंड टर्मिनल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर जा चुका है, अब शीट्स गंदी हैं, या उसने जिन चीजों के साथ कांटेक्ट किया था वो तो इन्फेक्टेड है, तो अगर उन चीजों को डिसइंफेक्ट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल। इसके साथ साथ कुछ और मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग एजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हीट या स्टीम को। हीट का थोड़ा सा सिंपल है, आपने घर में भी किया होगा, घर में ट्राई भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो फॉर्क यूज करके उसने उसको इन्फेक्ट कर दिया। अब इसको डिसइंफेक्ट कैसे किया जाएगा? एक पतीला लिया, पैन लिया, उसके अंदर पानी भरा, लिड लगा दी,
पानी के अंदर फॉर्क को डाल दिया और उसको हीट किया अप टिल द बॉइलिंग पॉइंट। हीट करेंगे तो डिसइंफेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्या, फॉर्क जो कि इन्फेक्टेड था पहले। फिर स्टीम का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू हीट। कैसे करेंगे? 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम स्टीम से डिसइंफेक्शन हासिल कर सकते हैं। पहला हो गया करंट, सेकेंड इज सैचुरेटेड एंड थर्ड वन इज सुपर हीटेड। ये आ गया, ठीक। अब थोड़ा सा मतलब नो हाउ हो आपको कि ये है क्या चीज, बाकी डिटेल में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल करंट में आपने क्या करना है कि आपने बॉयल करना है वाटर को इन अ पैन, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉय है, इसको अबव रखना है, कांटेक्ट नहीं रखना वाटर के साथ, ताकि जो स्टीम प्रोड्यूस हो वो एक ओपन वेसल में क्या काम करे, डिसइंफेक्शन का काम कर सके। सो दिस इज करंट स्टीम। फिर आ जाते हैं टूवर्ड्स सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे पैन को हमने खुला छोड़ा था, प्रेशर कंट्रोल में नहीं था। इसमें प्रेशर को कंट्रोल रखना है और टेम्परेचर को भी इंक्रीज करना है इन सच अ वे, जैसे फॉर एग्जांपल ये पैन है, इसको हम हीट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कैप लगा दी, ठीक, ढक्कन रख दिया। अब जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है वो ऊपर जाके क्या करेगी, कंडेंस करेगी, और जब कंडेंस करेगी तो हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगी, दैट इज गोइंग टू डिसइंफेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन प्लेस्ड इनसाइड द पैन। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब थोड़ा सा और चेंज ले आओ, सुपर हीटेड में क्या करना है। सुपर हीटेड में 2 तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर को बॉइलिंग पॉइंट्स में किया, हमारे पास स्टीम बन गई, स्टीम बन गई, उसको दोबारा हीट किया ताकि सुपर हीट हो जाए और जो ऑब्जेक्ट डाला है वो डिसइंफेक्ट हो जाए। या दूसरा मेथड क्या है कि हम वाटर की जगह नॉर्मल सलाइन को यूज कर सकते हैं। कुछ इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है जिसकी वजह से डिसइंफेक्शन हो जाएगी। सो दिस इज हाउ डिसइंफेक्शन विया स्टीम वर्क्स। उसके बाद अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। अब आगे भी आपने कौन सा स्टेप लेना है जिसके थ्रू इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके, वो है एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। अब आपने कैप पहननी है और एपिडेमियोलॉजिस्ट की तरह वर्क करना शुरू कर देना है। आपने ये पूछना है कि बंदा, केस जो है हमारा कब बीमार हुआ था, उसका किन किन लोगों के साथ कांटेक्ट हुआ, और सस्पेक्टेड क्या चीज है जो उसे लगती है कि ये बीमारी की वजह है, ताकि कंट्रोल की जा सके। सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप ट्रांसमिशन को इंटरप्ट करोगे। कैसे? पेशेंट है, उसके साथ अगर उसके फैमिली वालों का कांटेक्ट हो रहा है, आप वो टर्मिनेट कर दोगे ताकि और इन्फेक्शियस डिजीज ट्रांसमिट ना हो टू हिज क्लोज्ड वंस। या फिर सोर्स आपने आइडेंटिफाई की, उसको हटा दिया। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है कि आपने ससेप्टेबल होस्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको इम्यूनाइज करना है ताकि डिजीज ना हो। प्रॉपर ड्रग्स देनी है, प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स, ताकि उनमें डिजीज ट्रांसमिशन को प्रिवेंट किया जा सके, और उनको प्रॉपरली एजुकेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि कॉलरा का आउटब्रेक हुआ है एक सोसाइटी में, सो आप सबको बताओ कि ड्रिंकिंग वाटर साफ होना चाहिए, कंटेमिनेटेड वाटर से दूर होना चाहिए ताकि डिजीज की ट्रांसमिशन ना हो सके। सो दिस इज हाउ यू कंट्रोल एन इन्फेक्शन।